हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे संक्षेपण। हिंदी में संक्षेपण का बहुत महत्व है और इस पाठ में आप संक्षेपण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसको कैसे किया जाता है, उसके क्या तत्व होते हैं और उसके क्या लाभ हैं, कहाँ कहाँ उसका प्रयोग होता है, इतना सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो संक्षेपण का अर्थ, संक्षेपण नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट में किसी चीज़ को शॉर्ट में लिख देना या संक्षेप में लिख देना। तो संक्षेपण को अंग्रेजी में प्रिसाइज कहते हैं। अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो इस शब्द को, संक्षेपण को अंग्रेजी में कहा जाता है प्रिसाइज। मतलब बहुत ही प्रिसाइज, एकदम सटीक चीज़ को लिख देना। इसकी व्युत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। संक्षेपण का अर्थ होता है विस्तार, घटा देने की क्रिया, यानी कोई चीज़ बहुत बड़ी है उसको घटा करके छोटा कर देना, ये क्रिया होती है संक्षेपण की क्रिया। विस्तार में लिखे गए किसी भाव, विचार, भाषण, घटना, कथन, विषय, अवतरण का समाचार आदि को संक्षेपण में लिख करके प्रस्तुत कर देना, ये संक्षेपण कहलाता है। अभी क्या मतलब है इसका कि विस्तार को घटा देने की क्रिया, कोई चीज़ बड़ी है उसको छोटा कर देने की क्रिया, इसको हम संक्षेपण कहते हैं। इसमें किसी भी भाव, विचार, घटना, कथन, अब इसमें कोई भी विचार हो सकता है, कोई भी भाव हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई कथन किसी का कहा हुआ हो सकता है, कोई विषय हो सकता है, कोई अवतरण यानी कोई पैराग्राफ हो सकता है, कोई समाचार हो सकता है, उन सब का संक्षेपण किया जाता है। अभी किसी ने कोई बात कही, अब बहुत डिटेल में कही है, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ तो मैं पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगी, उसको संक्षेप में आपको बता दूंगी। जैसे आपका ये पाठ है, अभी इस पाठ को मैं संक्षेप में आपको बता दूँ, बहुत शॉर्ट में आपको बता दूँ, तो क्या हुआ, मुख्य मुख्य बातें मैं छोड़ूंगी नहीं, सभी बातों को ले लूंगी और आपको संक्षेप में समझा दूंगी। तो ये क्या हुआ, संक्षेपण, यानी कोई बहुत बड़े एलैबोरेटेड कोई चीज़ हो उसको प्रिसाइज, छोटा, सटीक, सही सही आपको बता देना, ये है संक्षेपण। इसमें बच्चों कुछ कठिन कुछ नहीं है, केवल आपको इसको पॉइंट्स याद कर लेने हैं क्योंकि आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। संक्षेपण में संक्षेपक समास शैली का सहारा लेता है। अब इसमें जो संक्षेपण किया जाता है वो किस शैली में करते हैं। समास आपने पहले पढ़े हैं, समास मतलब दो बड़े शब्दों को मिला करके एक समासिक पद बना देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, उसको समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, देश के हित में तो देश हित, देश का गीत तो देश गीत। हम इसमें बीच का जो चिन्ह है उसको हटा करके एक शॉर्ट शब्द बना देते हैं, इसको हम समास कहते हैं। तो इसी तरह से ये जो समासीकरण की जो प्रक्रिया है वही शैली में हम संक्षेपण करते हैं। हम बड़ी बड़ी बातों को छोटा कर देते हैं, और लेकिन छोटा करने का मतलब ये नहीं कि कुछ हम छोड़ देते हैं, हम सब कुछ उसमें रखते हैं और ख़ास तौर से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम कुछ भी नहीं छोड़ते, लेकिन हम उसको छोटा करके समझा देते हैं। तो बात को सरल भाषा में समझाना दो तरीका हो सकता है। अगर हम कोई बड़ी सी बात है उसको हम सरल करें तो हम उसको एक्सपेंड कर, जैसे मैं इस समय आपको पढ़ा रही हूँ, मैं इस समय संक्षेपीकरण नहीं कर रही हूँ, मैं इस समय उसको बढ़ा चढ़ा करके उसका पल्लवन कर रही हूँ। मैं बात को बढ़ा करके, एलेबोरेट करके, शॉर्ट करके आपको साधारण भाषा में समझा रही हूँ, ये है पल्लवन। लेकिन अगर मैं इसी बात को बहुत शॉर्ट में आपको सिर्फ 2 लाइनों में समझा दूँ या 10 पंक्तियों में समझा दूँ तो वो संक्षेपण। तो अभी संक्षेपण का मतलब है बड़ी चीज़ को छोटा कर देना। पल्लवन में हमने पढ़ा था कोई छोटी सी बात है उसको बढ़ा चढ़ा के लिख देना, संक्षेपण उसका बिल्कुल उल्टा है, बड़ी बात को छोटा कर देना। तो चाहे बात हो, चाहे घटना हो, चाहे विषय हो, चाहे कोई समाचार हो, चाहे कोई कथा हो या किसी की कही हुई बात हो, संक्षेपण में केवल प्रमुख बातों का समावेश किया जाता है, इसमें अनावश्यक बातों को हटा दिया जाता है। अभी जैसे मैं आपको एक अपनी कोई कहानी सुनाऊं, मैं आपको कोई अपनी बात बताऊं, कल पता क्या हुआ, कल सुबह मैं सो के उठी और उठ करके मैं पहले तैयार हुई, मैंने ना रेड कलर की एक ड्रेस पहन ली थी, फिर मैं बाहर मार्केट में निकली तो अचानक से एक साइकिल जो थी कि स्कूटर से लड़ गई और साइकिल वाले को चोट लग गई, उसको फिर मैं हॉस्पिटल लेकर गई, वो बच गया, ठीक है। ये कहानी है। मैं उठी, तैयार हुई, कौन सा कपड़ा पहना, क्या मतलब है इसमें। अगर मैं इसका संक्षेपण करूँ तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। मैं सुबह घर से निकली तो एक साइकिल और स्कूटर की टक्कर हो गई, आदमी को, साइकिल वाले को चोट लगी, मैंने अस्पताल पहुंचाया, वो अभी ठीक है, बस। तो कोई भी बात इंपॉर्टेंट छूटी नहीं। लेकिन अब ये लाल कपड़ा पहना या मैं सुबह उठ के तैयार हुई, ये सब अनइम्पॉर्टेंट है। तो जो अनावश्यक बातें हैं उनको हम हटा देते हैं और जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं केवल उनको हम शॉर्ट में समझा देते हैं। समझ में आ रहा होगा बच्चों। वस्तुतः भावों और विचारों को संक्षेप में प्रकट करना ही संक्षेपण का मूल उद्देश्य होता है। संक्षेपण एक प्रकार की कला है, अब ये आर्ट है
किसी बड़ी बात को छोटे में समझा देना और बड़े सही शब्दों में, उचित शब्दों में आलतू फालतू की बातें हटा देना और छोटे में आपको समझ, ये एक आर्ट होती है, ये कला है, हर आदमी नहीं कर सकता। इसको हम कैसे कर सकते हैं? या तो हमें ज्ञान होना चाहिए इसका, और दूसरा अभ्यास होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर हमें प्रैक्टिस है तो हम आपको अच्छे, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं तो आप लोग बोलते हैं ना, वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, वो ठीक पढ़ाता है, वो बहुत लंबा खींचते हैं बात को, या वो सर तो बड़े शॉर्ट में फटाफट बता देते हैं, समझा देते हैं। तो क्या है, किसी किसी की आदत है, किसी को अभ्यास है छोटे में करके समझा देना, किसी को अभ्यास है बढ़ा चढ़ा के बताने का। तो ये अभ्यास से और अध्ययन से अर्जित किया जाता है। असल में संक्षेपण एक स्वतःपूर्ण रचना है। अब इस संक्षेपण जो है वो अपने आप में कंप्लीट रचना होती है। बहुत बड़ी बात है, मान लीजिए 4 पन्नों की बात है और मैं आपको 1 पन्ने में समझा दूं तो बात उसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट छूटेगी नहीं, सारी बातें आपको मिल जाएंगी उसमें, लेकिन छोटे में। आप लोग भी बनाते हैं ना, नोट्स बनाते हैं, टीचर पूरे क्लास में लेक्चर लेता है, फिर आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं और वो शॉर्ट नोट्स पढ़ करके आप क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए उसमें कोई इंपॉर्टेंट बात छूटने नहीं पाती, उसमें सभी बातें होती, लेकिन आलतू फालतू या अनावश्यक बातें उसमें नहीं लिखते हैं। इस संक्षेपण को पढ़ लेने के बाद मूल संदर्भ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अगर आपने अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए तो आपको पूरा लेसन अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ा हुआ है, मालूम है, आप अपने आप लिख लेंगे। इसमें मूल की सारी महत्वपूर्ण बातों का समावेश हो जाता है। देखा जाए तो सार सार की गई रहे, थोथा देई उड़ाए संक्षेपण का मूल मंत्र है और सूत्रवाक्य। संक्षेपण का सूत्रवाक्य क्या है, यानी इसका अगर फॉर्मूला देखें तो क्या है, सार सार को गह रहे, सार मतलब इंपॉर्टेंट को रख लिया, थोथा देई उड़ाए, और जो बेकार बेकार था उसको उड़ा दिया। जैसे आपने देखा हो ना, धान में साफ करते हैं तो उसको ऐसे से हवा करते हैं, तो जो उसमें से चूरा है, रेशा है उसका, वो धान का उड़ जाता है और जो मेन दाना है वो बच जाता है। तो सार सार को गह लिया, थोथा देई उड़ाए। तो हम संक्षेपण में यही काम करते हैं, जो अनावश्यक है उसको हटा दिया, जो इम्पोर्टेंट है उसको रख लिया और शॉर्ट में समझा दिया। विद्वानों ने इसकी बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। अब कुछ परिभाषाएं आपकी पुस्तक में, उसको एक बार देख लेते हैं। डॉक्टर दंगल झाल्टी का कहना है कि किसी विस्तार से लिखे गए विषय, मामले या प्रतिवेदन आदि को संक्षेपण में लिखकर प्रस्तुत कर देना सार लेखन या संक्षेपण कहलाता है। वो क्या कहते हैं, अगर कोई बहुत विस्तार में लिखा हुआ विषय हो या कोई प्रतिवेदन मतलब कोई एप्लीकेशन हो, कोई आपने कुछ कहीं अप्लाई किया हो, तो उसको संक्षेप में प्रस्तुत कर देना संक्षेपण कहलाता है। कोई बड़ी सी बात को छोटे में कह देना, बात वही है। डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया कैसे कहते हैं, किसी स्वतंत्र और संबद्ध विषय की सविस्तार व्यवस्था, लंबे वक्तव्य अथवा पत्र व्यवहार के तथ्यों के साथ ऐसा संयोजन संक्षेपण है जिसमें से अनावश्यक बातों या अप्रासंगिक तथा असंबद्ध तथ्यों को छोड़ दिया जाए। विस्तार में से अप्रासंगिक जिसका कोई खास जरूरत नहीं है, अनावश्यक जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, कोई अप्रासंगिक असंबद्ध जो उससे जुड़ी हुई बातें नहीं, उनको छोड़ देना संक्षेपण है। उनको छोड़ दिया तो क्या बचा, जो इंपॉर्टेंट है वो बच गया, तो वो जो बचा हुआ पार्ट है वो संक्षेपण कहलाएगा। डॉक्टर मधुबाला नयाल के शब्दों में किसी विस्तृत अवतरण, कथन या भाषण, समाचार आदि को सुनियोजित तथा संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करना। अब यहाँ एक शब्द इंपॉर्टेंट है, सुनियोजित। सुनियोजित मतलब प्लान्ड, आपको बिल्कुल प्लान करना है कि मेरे जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, जो मैं संक्षेपण लिख रहा हूँ, उसमें सब चीज़ें एक लाइन से क्रम से लिखी हुई हो, बिल्कुल प्लान्ड होनी चाहिए। मेरी बात बच्चों को पूरी तरह समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और संक्षिप्तता भी हो उसमें और शॉर्ट में हो, कोई भी चीज़ छूटे नहीं, इम्पॉर्टेंट सब पता लग जाए और अनावश्यक जो है वो छोड़ दूँ, इसे संक्षेपण कहते हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन वो क्या कहते हैं, किसी विस्तार विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्ति, अनावश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य उपयोगी मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन हो। बात वही है बच्चों, लेकिन कुछ चीजें ऐड करी। क्या ऐड करा उन्होंने कि सुनियोजित, प्लान्ड होना चाहिए। यहाँ इन्होंने क्या क्या जोड़ दिया, प्रवाहपूर्ण। प्रवाहपूर्ण मतलब फ्लो होना चाहिए, क्रम संगत हो, मतलब क्रम से बताई जाए। अब मैं आपको पहले इसके लाभ बता दूं, फिर उसके बाद आपको समझाऊं, तो पहले समझाऊं तो संक्षेपण क्या है, फिर लाभ बताऊंगी। तो एक क्रम में आपको मैं बात बताऊं, जो ज़रूरी है वो बताऊं, जो उपयोगी है वो बताऊं, जो अनावश्यक है उसको छोड़ दूं, और मेरी बात में प्रवाह हो, यानी कंटिन्यूटी हो, यानी
स्पॉन्टेनियस हो, कंटिन्यूअस हो, लगातार हो, तब, और शॉर्ट में हो, बात बड़ी चढ़ी बड़ी बढ़ा के ना हो, तब उसे हम संक्षिप्तीकरण या संक्षेपण कहते हैं। विद्वानों की इन तमाम परिभाषाओं के आलोक में एक परिभाषा संक्षेपण के संदर्भ में यह भी कही जा सकती है। अब इतने सारे विद्वानों ने जो बातें कही उसको शॉर्ट में अगर हम एक परिभाषा के रूप में लें तो संक्षेपण एक ऐसी कला है, आर्ट है ये, जिसमें संक्षेपक मूल बातों का भाव बनाए रखते हुए उसके पूर्ण कलेवर मतलब सारा मटेरियल को 1/3 अंश में प्रस्तुत कर दे। 1/3 मतलब 1/3 में। एक पार्ट है उसको 3 हिस्सों में बांट दीजिए, तो इतने बड़े भाग को अब हम सिर्फ इतने में लिख देंगे, बाकी के 2 भाग हमने छोड़ दिए, मतलब बाकी के 2 भाग हमने हटा दिए, सारी इंपॉर्टेंट बातों को 1/3 में ले लिया और हमने उसको प्रस्तुत किया, तो उसे संक्षेपण कहेंगे। अभी संक्षेपण के तत्व, संक्षेपण के कुछ मुख्य तत्व होते, तत्व मतलब उसकी इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं। संक्षेपण में हम क्या खास देखते हैं? चयन संक्षेपण का पहला तत्व है। पहली बात होती चयन। हम जब आपके सामने कोई अवतरण आया, कोई पैराग्राफ आया, कोई न्यूज़ आई, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? और आपको संक्षेपण करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप उसमें से चयन करेंगे, छांटेंगे कि मुझे किस बात पर ध्यान देना है, मुझे क्या बात खास समझा। संक्षेपण में पहला तत्व होता है चयन। इसमें मूल अवतरण के अनावश्यक, अवांछित और अप्रासंगिक तथ्यों को छोड़ करके आवश्यक, वांछित और प्रासंगिक तथ्यों का चयन करते हैं। हम उसमें से चयन करते हैं इंपॉर्टेंट बातों का। अच्छा, ये वाली बात बतानी है, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बतानी पड़ेगी। संक्षेपण की सफलता विशेष रूप से चयन पर निर्भर है। आपने कितना अच्छा संक्षेपण किया है, ये आपके सिलेक्शन पर डिपेंड करता है, आपने उसमें से क्या क्या सेलेक्ट किया। फिर पूर्णता, आपका जो संक्षेपण है वो संक्षेपण जरूर है, शॉर्ट जरूर है, पर वो अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। कोई भी बात छूट नहीं जानी चाहिए। मूल अवतरण से कहीं कोई महत्वपूर्ण बात छूट ना जाए जिससे कि उसकी पूर्णता में बाधा उपजे। इसलिए आवश्यक और अनावश्यक अंशों का चुनाव बड़ी सजगता से करना चाहिए। आपको बहुत ध्यान रखते हो, बहुत विजिलेंट होते हुए आप उसमें से छांटेंगे कि ये बात इंपॉर्टेंट है, ये मुझे बतानी है, और ये अनइम्पॉर्टेंट है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। संक्षिप्तता, संक्षिप्तता मतलब शॉर्ट कर देना। संक्षेपण है तो संक्षिप्तता उसका मुख्य भाग हुआ, मुख्य पार्ट हुआ, उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे तभी संक्षेपण है। तो संक्षिप्तता संक्षेपण की सबसे बड़ी विशेषता है। सामान्यतः संक्षेपण का मूल अवतरण 1/3 में होना चाहिए। ज़्यादातर हम एक पार्ट को 1/3 में लिख देते हैं, ये संक्षेपण है। इसमें से व्यर्थ विशेषण, उद्धरण, कथन, व्याख्या को हटा देना चाहिए। कभी कभी लोग विशेषताएं दे, जबरदस्ती विशेषण लगा के बात कहते हैं, या इधर उधर के उदाहरण दे के बात करते हैं। कथन कहीं के लिख लिए, कहीं की व्याख्या लिख ली, उन सबको हम हटा देते हैं। मुख्य बात को शॉर्ट में लिखना, 1/3 में लिख देना संक्षेपण कहलाता है। समन्वय, संक्षेपण में जो वाक्य लिखे जाएं वो आपस में जुड़े हुए, जैसे हमने क्रम की बात करी कि एक क्रम में होना चाहिए, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, यानी क्रमानुसार होना चाहिए। और उस पूरे पार्ट में जो आपने 1/3 लिखा है वो आपस में जुड़े हो, प्रवाह हो उसमें। ये बात कहें तो दूसरी बात उससे कनेक्टेड नजर आए, तीसरी बात कहें तो दूसरी से कनेक्टेड नजर आए। ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ कह दिया फिर नीचे कहीं की बात कर दी, फिर तीसरे नंबर पे फिर ऊपर की कहीं बात जोड़ दी, ऐसा नहीं। एक क्रम में हो, उसमें समन्वय मतलब अच्छा मिश्रण हो कि आपको एक बात लगे कि हाँ आपकी बातें कनेक्टेड है। सुस्पष्टता, दूसरा क्या गुण होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। अब अगर संक्षेपण भी समझ में नहीं आया तो आप क्या फायदा हुआ आपके संक्षेपण लिखने का? संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य तो यही है ना कि इतनी बड़ी बात को हमने इतने से में करके आपको समझा दिया, तो आपको स्पष्ट होगा तभी समझ में आएगा। तो कहने का आशय है कि संक्षेपण को हमेशा पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, मतलब जो मैं कह रही हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए, जो मैंने लिखा है वो आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। शुद्धता, संक्षेपण के संदर्भ में शुद्धता से हमारा अभिप्राय भाषा की शुद्धता से। जब आप संक्षेपण कर रहे हैं तो आपकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए। संक्षेपण में वे ही तथ्य या विषय लिखे अब जो कि अवतरण में हो, जो बातें अवतरण में हो, ऊपर वाली बात में हो, वही लिखे। अपने मन से आप उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। कोई भी बात अशुद्ध नहीं हो, अस्पष्ट नहीं हो, जो अलग अर्थ लगाया, जैसे कि ऐसा ना आप कुछ लिख दें उसमें कि उसका कोई मतलब ही कुछ और निकल जाए। तो जो लिखे वो स्पष्ट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अपनी ओर से मिर्च मसाला मिलाने की आवश्यकता नहीं है। कोई टीका टिप्पणी लिखने की कोई छूट नहीं होती। आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप अपनी तरफ से कुछ लिखें कि मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, ऐसा आप इसमें नहीं लिख सकते। जो है वही बातें लिखेंगे आप। और क्या इंपॉर्टेंट बात है कि भाषा की सरलता और प्रांजलता, मतलब भाषा आपकी सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए कि सामने वाले को सरल भाषा आपकी समझ में आ जाए।
संक्षेपण में कोई क्लिष्ट बातें, समास बाहुल्य होना, अलंकृत होना, बहुत ऑर्नामेंटल लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। द्विअर्थ बोधक भाषा, ऐसी भाषा जिसके दो दो अर्थ निकल रहे हो, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसकी भाषा संक्षेपक की अपनी होनी चाहिए। आपको अपनी भाषा में आप संक्षेपण करिए। किसी किताब से ढूंढ के नहीं लिखना है, कोई अलंकारों का प्रयोग नहीं कर देना, कोई मुहावरे नहीं डाल देने, किसी का उदाहरण नहीं दे देना है। जो ऊपर लिखा है उसी बातों को, उनकी मुख्य बातों को अपनी भाषा में, सरल भाषा में, शुद्ध भाषा में आपको प्रवाहपूर्ण ढंग से, क्रम से लिख देना है। तो इम्पॉर्टेंट बातें क्या है? क्रमानुसार हो, प्रवाहपूर्णता हो, समन्वय हो, सरल भाषा हो, शुद्ध हो, संक्षिप्त हो। अभी संक्षेपण की प्रविधि और प्रक्रिया, अब हम करते कैसे हैं संक्षेपण, उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, वो पढ़ लेते हैं। संक्षेपण एक जटिल कार्य है। अभी संक्षेपण एक थोड़ा सा कठिन कार्य है। यह सतत प्रयास और चिंतन मनन की मांग करता है। संक्षेपण हर आदमी आसानी से नहीं कर सकता। इसके लिए बराबर आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मूल अवतरण का संक्षिप्तीकरण करते समय कुछ सोपानों से होकर गुजरना पड़ता है, जिन्हें संक्षेपण की प्रविधि या प्रक्रिया के सोपान मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं, वो आपको जरूर फॉलो करने पड़ेंगे। क्या क्या होते हैं? पहला, वाचन। पहले अगर कोई बात लिखी है, कोई घटना है, कोई समाचार है, तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, वाचन करना, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप लोग 12th में करते थे, आप किसी गद्यांश या पद्यांश को प्रश्नोत्तर लिखते थे, उसमें ढूंढ के अपठित, तो उसमें क्या करते थे? पहले हम पढ़ते थे, 1 बार 2 बार पढ़ते थे। रीडिंग से आपको समझ में आता है कि क्या कहना चाहता है इसमें, या इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले संक्षेपण करते समय मूल अवतरण को कम से कम 3-4 बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। इससे मूल अवतरण का भावार्थ समझ में आ जाएगा। पहले आप उसको 3-4 बार पढ़ लीजिए, आपको उसका अर्थ समझ में आ गया। उसके बाद रेखांकन तथा चयन करिए। फिर आप पेन लेकर के, पेंसिल लेकर उसमें रेखांकित करिए, अंडरलाइन करिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कोई आवश्यक बात छूटने ना पाए। और जो अलंकार, मुहावरे हैं आदि, उनको हटा दीजिए, छांट दीजिए कि ये आपको इसमें प्रयोग नहीं करना है। फिर रेखांकन से रूपरेखा निर्माण, जो आपने अंडरलाइन किया उससे एक रूपरेखा यानी एक फॉर्मेट तैयार करिए कि पहले मैं ये लिखूंगा, फिर ये बात लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा। फिर त्याग और प्रतिस्थापन, अभी आपको उसमें त्याग करना है। क्या त्याग कर देंगे? अलंकार त्याग कर देंगे, मुहावरे हटा देंगे, कठिन बातें हटा देंगे, कोई उदाहरण है उनको हटा देंगे। लंबे लंबे वाक्यों, वाक्यांशों का त्याग करना, उनके स्थान पर सामासिक शब्द, उनकी जगह पर क्या हटा के छोड़ नहीं देना है, उनकी जगह आपको साधारण और छोटे शब्दों का प्रयोग करेंगे। वाक्यांशों के लिए एक शब्दों का प्रतिस्थापन किया जाना चाहिए। जैसे साग सब्जी खाने वाला, तो अब उसके लिए एक शब्द है शाकाहारी, तो आपने एक शब्द लिख दिया। मांस मछली खाने वाला, तो मांसाहारी। तो इस तरह से लंबे वाक्यों का एक एक शब्द भी होता है। तो आप इस तरह के शब्दों का, सामासिक शब्दों का चुनाव करेंगे और लंबे लंबे वाक्यों को हटाकर उसको संक्षेप कर देंगे। फिर संक्षेपण का आकार क्या होना चाहिए, इस पे बहुत ध्यान रखेंगे। मूल अवतरण का 1/3 1/3 अंश संक्षेपण का मूल स्वरूप ग्रहण करता है। यद्यपि इस संबंध में कोई निश्चित नहीं, ये कोई नियम नहीं है, लेकिन एक जनरल फॉर्मूला है कि आप पूरे बात का 1/3 1/3 लिख दीजिए। यदि इस संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं है, किंतु संक्षेपण के संदर्भ में यह आम प्रचलित है। मतलब ये एक फॉर्मेट मान लिया गया है कि जितनी भी बड़ी बात है उसका 1/3 आप में संक्षेपण कर दीजिए। आकार की दृष्टि से संक्षेपण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वाक्यगत संक्षेपण, दूसरा होता है शब्दगत संक्षेपण। वाक्यगत मतलब वाक्यों को छोटा कर देना, शब्दगत मतलब शब्दों को छोटा कर देना। तो वाक्यगत संक्षेपण मध्यम कोटि का होता है, इसमें मीडियम कैटेगरी है ये। प्रायः इसका प्रयोग कहाँ होता है? कार्यालयों में होता है। अब कार्यालयों में बड़े बड़े 4-4 5-5 पेज की रिपोर्ट्स आती हैं, तो उनमें हम वाक्यों को छोटा कर करके शॉर्ट बना के आगे बढ़ा देते हैं, अधिकारियों को दे देते हैं कि वो उसको पढ़ के समझ जाएं। इतनी बड़ी रिपोर्ट पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं होता। और शब्दगत संक्षेपण ये बिल्कुल वैज्ञानिक है, मतलब शब्दों को ही आपने छोटा कर दिया, छोटे छोटे शब्द आपने ढूंढ लिए उसके लिए। और ये कहाँ पर प्रयोग होता है? ये विद्यार्थियों के लिए। अब आपको कोई कठिन शब्द हो, वो नहीं समझ में आएगा, बड़ी लंबी बात है, उसको हम छोटे शब्दों में बता दें तो विद्यार्थियों को समझ में आ जाता है। तो ये बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। और आमतौर पर शब्दगत संक्षेपण प्रस्तुत करते समय यदि मूल अवतरण 800 शब्दों का है, तो संक्षेपण ज़्यादा से ज़्यादा 170 का होता है। 17 5 85, तो यहाँ पर 800 शब्दों को आपने 170 में लिख दिया, यानी लगभग आप 5वां हिस्सा यानी उसका 1/5 कर दीजिए, तब आपका ये संक्षेपण है। ये विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए आता है सार लेखन, मतलब छोटा में लिखो। इस तरह के प्रश्न आते हैं, बच्चों को पैराग्राफ दे दिया बड़ा सा, उसको पढ़िए और छोटा करके लिखिए। अब इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट है बच्चों, शीर्षक चयन।
अभी संक्षेपण करते समय हम एक शीर्षक देते हैं, पूरी बात का एक शीर्षक देते हैं कि बस आपने शीर्षक पढ़ा और आपको समझ में आया कि किस बारे में बात है। जैसे आप पत्र लिखते हैं तो पत्र में आप विषय लिख देते हैं, तो विषय पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि ये पत्र किस बारे में है। इसी तरह संक्षेपण में हम एक शीर्षक देते हैं, पता लग जाता है कि ये इस बारे में संक्षेपण है। तो आपको शीर्षक का चयन करना पड़ता है। शीर्षक का चयन के लिए उसके केंद्रीय भाव को पकड़ना चाहिए। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, 3-4 बार पढ़ेंगे तो उसका जो सेंट्रल आइडिया है, केंद्रीय भाव, उसको समझेंगे और अत्यंत सार्थक, संक्षिप्त, आकर्षक और सुसंगत एक शीर्षक बना देंगे। एक सुंदर, बढ़िया, सटीक शीर्षक बना देंगे। गौरतलब है कि संक्षेपण का शीर्षक अनुच्छेद के आदि, मध्य, अंत में से किसी भी भाग से हो सकता है। अभी आप स्टार्टिंग से ले सकते हैं, मिड से ले सकते हैं, एंड से ले सकते हैं, कहीं से भी कोई पार्ट उठा करके, इंपॉर्टेंट बात उठाकर आप शीर्षक बना सकते हैं। अभी संक्षेपण के 3 भेद होते हैं, ये याद रखने के लिए है। स्वतंत्र विषय का संक्षेपण, प्रवाहमान संक्षेपण और तालिका संक्षेपण। संक्षेपण 3 तरीके से किया जाता है। कैसे? स्वतंत्र विषय का संक्षेपण मतलब स्वतंत्र विषय के संक्षेपण का प्रयोग अधिकतर विद्यालय और महाविद्यालय की पाठ्य पुस्तकों में से सार लेखन के रूप में किया जाता है। पाठ्य पुस्तक में से आपको हमने एक पैराग्राफ एक कहानी दे दी और बोला इस कहानी का सार लिखिए, तो आप कहानी का सार को, कहानी 5 पेज की, तो आप 1 पेज में कहानी लिख देंगे, सार लेखन हो गया। तो ये हुआ स्वतंत्र विषय का लेखन। अभी और इसकी बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है। कार्यालयों में इस कोटि का संक्षेपण का प्रयोग लगभग ना के बराबर। कार्यालयों में ये स्वतंत्र विषय का संक्षेपण नहीं होता। इसको किस शैली में लिखा जाता है? कथात्मक शैली, कहानी के तरह से लिख सकते हैं। कभी हम संवाद के रूप में लिख देते हैं, यानी डायलॉग्स के रूप में, कभी हम पत्र के रूप में लिखते हैं, कभी विचारात्मक शैली लिखते हैं, किसी विचार के रूप में लिखते हैं। ये तरीका है लिखने का। दूसरा आता है प्रवाहमान संक्षेपण। इससे प्रवाही संक्षेपण कहते हैं। इस प्रकार के संक्षेपण में जड़ता ना आए, इसलिए समय समय पर इसमें कुछ ना कुछ जोड़ते रहना चाहिए। ध्यान रहे, जब नया संक्षेपण नए रूप में प्रस्तुत किया जाए तब किए गए संक्षेपण के प्रेक्षक, पद और विषय आदि का उल्लेख निश्चित से कर देना चाहिए। पूर्व में किए गए निर्णय या आदेश की गति जब कुछ मंद पड़ जाती है तब कुछ नए जोड़ने के लिए प्रवाहमान संक्षेपण का प्रयोग किया जाता है। अभी ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कार्यालयी संक्षेपण होता है। जैसे कोई रिपोर्ट आई 10 पेज की है, अब उसका हमने संक्षेपण करके 1 पेज में रिपोर्ट लिख दी। अब ये लिखना जरूरी है कि किसने लिखा था। हम लिखेंगे सचिव ने लिखा था, पद का नाम लिख दिया, प्रेक्षक किसने भेजा था, किसी अधिकारी ने भेजा था, एजुकेशन डिपार्टमेंट से आया था, सचिव ने इसका संक्षेपण किया है और किस विषय पर है, ये पुस्तकों के विषयों के बदलाव के विषय पर है। आपने सब कुछ लिख दिया उसमें। अब ये संक्षेपण, प्रवाहमान संक्षेपण का मतलब क्या है कि 2019 में हुआ संक्षेपण, अभी 4 साल बाद समय बदलता है, विचारधारा बदलती है, लोग बदलते हैं, सोच बदलती है। अभी 2023 में कुछ और बदलाव लाने पड़े, तो क्या करेंगे? जो शॉर्ट लिखा हुआ है संक्षेपण, उसमें हम कहीं कुछ ऐड कर देंगे, कुछ हटा देंगे और फिर से लिख देंगे संक्षेपण को। तो हम संक्षेपण में थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं, जिससे कि उसमें प्रवाह बना रहे, एक कंटिन्यूटी बनी रहे। ऐसा नहीं हो कि 50 साल पहले किसी ने लिखा था तो हम वही चलाते रहें, हम उसमें नया कुछ करते रहते हैं। इस तरह के संक्षेपण को प्रवाहमान संक्षेपण कहते हैं। तालिका संक्षेपण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तालिका संक्षेपण में कई सारे लेखकों को, भाषणों को, वक्तव्यों को, पत्रों को तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे 4 तरह के पत्र आए तो अब हम उसमें पहले लिख देंगे क्रम संख्या, ऊपर हेडिंग डालेंगे क्रम संख्या 1 2 3, क्रम हो गया। विषय, पहला पत्र जो था वो सेहत से संबंधित था, स्वास्थ्य से संबंधित। दूसरा जो था वो शिक्षा से संबंधित था। तीसरा जो था वो आवागमन या परिवहन पर संबंधित था। फिर हमने डेट लिख दी कि ये इस डेट को आया, ये इस डेट को आया, ये इस डेट को आया। फिर हमने संक्षेप लिख दिया, संक्षेप में इस पत्र में ये कहा गया, इस पत्र में ये कहा गया, इस पत्र में ये कहा गया। अंत में हमने लिख दिया प्रक्रिया, क्या किया गया, तो इस पत्र के बारे में ये किया गया, इस पत्र के बारे में ये। तो यानी एक छोटी सी तालिका बनाने से आपको 4-5 पत्रों के बारे में एक बार में पता चल गया। तो हम इस तरह से टेबल बना देते हैं। उस टेबल से आपको हर पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने बस एक टेबल पढ़ी और आपको 4-5 पत्रों के बारे में पता चल गया। तो ये भी संक्षेपण है। 4-5 पत्रों का आपने संक्षेप में इस बता दिया कि ये हुआ था। तो इस तरह से तालिका बना करके भी संक्षेपण किया जाता है। अब संक्षेपण का लाभ क्या है? अब हम लाभ पढ़ रहे हैं, पूरा हमने पढ़ लिया। संक्षेपण की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। ज्ञान साधकों के विस्तृत तथ्यों के लिए जो सूत्र शैली अपनाई गई उसे संक्षेपण का आदि रूप में माना जाता है।
वेद, उपनिषद, गीता, अष्टाध्यायी की सूत्र शैली इस बात की पुष्टि करती है। इससे स्पष्ट है कि हमारे देश में संक्षेपण का महत्व सदियों से निर्विवाद रूप से चल रहा है। यानी गीता में, उपनिषद में, महावेदों में, सब में हमारा संक्षेपण शैली चल रही। क्यों? दोहा लिखा होता है, चौपाई लिखी होती है, गीता का उपदेश लिखा होता है, वो पढ़ करके हर आम आदमी को नहीं समझ में आता, उसका हमें विस्तार करना पड़ता है। उन्होंने बड़ी विस्तार बात को एक छोटे से दोहे में लिख दिया, यानी संक्षिप्त रूप में आपको दे दिया। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। एक सूत्र दे दिया आपको कि जो कल करना है वो अभी कर लो, जो आज करना है वो अभी कर लो। कल क्या होगा किसने देखा? कल क्या पता, मैं रहूं ना रहूं, तुम हो ना हो, मैं हूं ना हो। तो ये बात इतनी लंबी, इतनी गूढ़ बात को एक छोटे से दोहे में बता दिया। तो ये संक्षेपीकरण हमारे यहाँ सदियों से चलता आ रहा है। असल में संक्षेपण एक कला है। अध्ययन और अनुशीलन से इसे प्राप्त किया। अब इस आर्ट को कैसे प्राप्त करते हैं? पढ़ करके और प्रैक्टिस करके। कार्यालयी कामकाज से लेकर के हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में संक्षेपण किया जा सकता है। ये हमारे बहुत सारे कामकाज आसान हो जाते हैं। संक्षेपण से हमें अनेक लाभ मिल सकते हैं। क्या क्या फायदे मिलते हैं? इससे विचारों की दृढ़ता और एकाग्रता विकसित होती है। आप किसी बात पर एकाग्र होकर के समझ सकते हैं। इससे भाषा पर अधिकार हासिल होता है। आप बहुत बड़ी बात को छोटे में लिखने की आर्ट आपके अंदर आ जाती है और शब्दों की मितव्ययता की दक्षता आती है। मितव्ययता मतलब कम खर्च, यानी अपनी बात को कम शब्दों में बता देना, मितव्ययता। तो आप कम शब्दों को में अपनी बात को कहने की आदत हो जाती है आपको। इससे ग्रहण और अभिव्यक्ति शक्ति का विकास होता है। छोटे से शब्द को में आप बहुत गहरी बात को समझ लेते हैं, उस अभिव्यक्ति कर पाते हैं, इसका विकास होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक लाइन है, कितनी बड़ी बात है कि अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हो तो प्रैक्टिस करो। कोई भी काम हो, आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको पूर्णता नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। तो छोटे छोटे जो ये सूत्रात्मक वाक्य हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी गूढ़ बातें हैं, लेकिन हम उसको संक्षेप में समझाते हैं। और संक्षेपण से अभिव्यक्ति प्रभावोत्पक बन जाती है, यानी प्रभाव आता है। हमारी जो संक्षेपण शैली है उससे बात में प्रभाव पड़ता है। अगर मैं सीधे से बच्चों प्रयास करो, तुम लोग अभ्यास किया करो तभी तुमको फायदा मिलेगा, ये बात कहेंगे, उसका प्रभाव उतना नहीं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बच्चों प्रैक्टिस करते रहो, इससे बात में प्रभाव पड़ता है। तो संक्षेपण से प्रभाव उत्पन्न होता है। कार्यालय में संक्षेपण लेखन। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? जो कार्यालयों में संक्षेपण होता है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये जो आप पढ़ रहे हैं इसको आपको आगे अपने ऑफिस में यूज़ करना है। मंत्रालय, सचिवालय, सरकारी कार्यालय विभागों में मंत्री, सचिव, उच्च अधिकारी के पास समय की कमी होती है। उसके लिए पूरी की पूरी फाइल, प्रतिवेदन या आवेदन पढ़ पाना संभव नहीं होता। इसीलिए संबंधित अधीनस्थ अधिकारी उसका संक्षिप्त रूप उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। उसे पढ़ करके मंत्री, सचिव, अन्य उच्च पदाधिकारी अपना आदेश देते हैं। इस संबंध में कार्यवाही करते हैं। पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि आपको जब आप टिप्पण लेखन कर रहे थे हम, तब टिप्पणी में भी क्या करते हैं? एक पत्र पर हम शॉर्ट टिप्पणी लिख देते हैं, यानी संक्षेपण कर देते हैं। तो जो उच्च अधिकारी है उसको पूरा पत्र नहीं पढ़ना पड़ता, वो शॉर्ट नोट पढ़ता है और संक्षेपण पढ़ के बात समझ जाता है और फिर उस पर अपने आदेश दे देता है वो। कभी कभी किसी मामले की जांच के लिए सरकार आयोग की नियुक्ति होती है। आयोग जांच खत्म होने पर कभी कभी कोई गलत काम हो गया, कोई ऐसी बात हो गई, तो एक जांच आयोग बिठाया जाता है। जैसे अभी आप सुन रहे होंगे कि कुंभ में कुछ लोगों की मौत हो गई, तो वो घटना कैसे घटी, एक आयोग बिठाया गया है। अब वो उसकी पूरी जांच करेंगे और बाद में एक रिपोर्ट बनाएंगे। तो वो रिपोर्ट, वास्तव में इतनी मोटी रिपोर्ट पढ़ पाना सचिव स्तर के अधिकारी की काम का नहीं है। अभी ये इस बारे में प्रधानमंत्री पढ़ना चाहे, गृह मंत्री पढ़ना चाहे, तो इतनी किताब वो नहीं पढ़ेंगे बैठ के, इतनी लंबी रिपोर्ट। वो क्या करेंगे? जो उसके नीचे का अधिकारी है वो उस रिपोर्ट को भली भांति पढ़ करके उसका संक्षेपण तैयार करेगा और असल में उसे ही उच्च अधिकारियों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। रिपोर्ट बहुत लंबी चौड़ी होगी, लेकिन जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके पास एक छोटी रिपोर्ट, संक्षेपण उसका जाएगा कि सर ये रिपोर्ट लिखी है, उसे पढ़ करके वो आगे का काम करेंगे। कार्यालयीन कामकाज में संक्षेपण पौष्टिक आहार के रूप में होता है। मतलब आपको पूरा सारा खाना नहीं खाना है, आपको केवल उसके जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो खाने हैं। तो ये क्या काम करता है? ये पौष्टिक आहार का काम करता है। अब बच्चों ये इसके लिए आपको क्या करना है? वही बात, अभ्यास करना है। तो आप पैराग्राफ में को 1/3 में लिखना है। अब यहाँ 2 उदाहरण देख लेते हैं।
शीर्षक लिखना जरूरी है आपको संक्षेपण में। एक उदाहरण है, वीरों के बनाने के कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार के दरख्त की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं। अब देखिए भाषा कितनी कठिन है और है बड़ी कलात्मक भाषा है, ऑर्नामेंटल। आपको इसको संक्षेपण करना है। और बिना किसी पानी दिए विभा के बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं। दुनिया के मैदान में अचानक आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वे कोई दिखावा नहीं करते, पर आवश्यकता पड़ने पर अपनी वीरता का परिचय देते हैं। वीर धातुओं के तरह शीघ्र गर्म नहीं होते, वीर धातुओं की तरह शीघ्र गर्म नहीं होते या शीघ्र ठंडा नहीं होते। पैरों के नीचे आग जलती रहे, वे विचलित नहीं होते। सिर पर बर्फ जम जाए तो भी उनकी वाणी ठंडी नहीं पड़ती। उनकी वाणी में आग की चिंगारियां होती हैं जो दूसरे के दिल में आग जला देती हैं। सच्चे वीर किसी की बातों में नहीं आ जाते। वे हर समय सोच समझकर कदम उठाते हैं। अपने राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करने के लिए वे अपनी जान तक दे सकते हैं, जान तक दे सकने को सदा तैयार रहते हैं। अब ये वीरों के बारे में बात है, तो आपको क्या कहना है? इसका उदाहरण आपने शीर्षक क्या लिखा? सच्चे वीरों की पहचान। क्या होती है सच्चे वीरों की पहचान? ये सब जो इतनी बातें कही गई, तो उदाहरण क्या हो, शीर्षक क्या हो गया? सच्चे वीरों की पहचान। अब आपको 1/3 में आपको ये पूरी बात लिख देनी। सच्चे वीरों की कोई नहीं बनाता, वे खुद बनते हैं। वे दिखावा लड़ाई में वीरता का परिचय देते हैं। वे दिखावा नहीं करते, वे लड़ाई में वीरता का परिचय देते हैं। उन पर बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता। बाहरी आग का, बर्फ का, इतनी बातें लिखी, तो बाहरी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनसे दूसरे लोग प्रभावित होते हैं, उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, उनसे लोग प्रभावित होते हैं, वो लोगों को प्रभावित करते हैं। वे राष्ट्र के लिए अपने प्राण तक निछावर करते हैं। सब बातें आ गई। कंटिन्यूटी है, सीक्वेंस वाइज है, शीर्षक दे दिया और सब कुछ आपने लिख दिया। और जो अननेसेसरी के जो थे ना, देवदार के दरख्तों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं, ये आपने कुछ कठिन शब्द नहीं लिखे और बात हो गई। ये होता है संक्षेपण। एक और उदाहरण देखते हैं। साधारणतः अध्यापक योगी नहीं होता, पर उसका भाव वही होता है। भाव वही होना चाहिए जो योगी को अपने शिष्य में के प्रति होता है। मेरा यह छात्र अनेक शरीर में भ्रमते हुए आज इसने नर देह पाई है और मेरे पास छात्र रूप में आया है। यदि मैं इसको ठीक मार्ग पर लगा सका, इसका यथोचित विकास प्राप्त करने में बल जुटा सका, तो समाज का भला होगा और इसका न केवल ऐहिक वरना बौद्धिक कल्याण भी होगा। यदि इसे आगे शरीर धारण भी करना पड़ता है तो इस जन्म से ऊंचा होगा। इस समय यह बाद में परिस्थितियों के अभिभूत हो जाता है। इसकी स्वतंत्र आत्मा प्रतिक्षण अपने बंधनों को तोड़ना चाहती है, पर वह ऐसा नहीं कर सकता। बड़ी कठिन भाषा है, आपको पहले तो 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। शिक्षक क्या होता है बच्चों? योगी नहीं होता। योगी मतलब वो धुनी रमा करके हम लोग शिक्षक, हम अध्यापक, हम कोई वो सन्यासी नहीं होते, लेकिन फिर भी भाव हमारे मन में वही होता है। जो बच्चे हमसे पढ़ने आते हैं, हमारा क्या उद्देश्य है कि जो भी बच्चा आया है, कल इसको मनुष्य जन्म मिले या कोई और जन्म मिले, इस जन्म में वो बहुत अच्छा करे और अगला अगर जन्म होता है तो इस जन्म से भी और अच्छा करे। तो हम अपने शिष्यों को अच्छे से अच्छा राह दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी बात को आपको 1/3 में लिख देना है। अध्यापक के गुण, इसका शीर्षक होगा। अध्यापक में योगी का गुण होना चाहिए। यदि वे शिष्य को समुचित शिक्षा देते, समुचित मतलब एक साथ कोई ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं, तो उससे उसका लौकिक परालौकिक कल्याण होता है। लौकिक मतलब इस दुनिया का भी और उस दुनिया का भी, परालौकिक सब तरफ का कल्याण होता था। योगी की भावना से अध्यापक को शिक्षा देनी चाहिए। हम शिक्षक कभी भी आपको शिक्षा देकर के अपना भला नहीं ढूंढते। हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं इस समय YouTube पे वीडियो डाल रही हूँ तो मुझे कुछ नहीं चाहिए बच्चों। मैं आपसे कोई सैलरी, कोई फीस नहीं ले रही हूँ। क्या चाहते हो मेरे बच्चे जो मुझसे मेरे वीडियो को देखकर पढ़े, उनको इस वीडियो से फ़ायदा हो जाए। तो मैं एक योगी की तरह काम कर रही हूँ और ऐसी शिक्षा देने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका इस बार तो एग्ज़ाम अच्छा हो ही जाए, आपका ग्रेजुएशन तो अच्छा निकले ही, बाद में भी ये शिक्षा आपके काम आए। तो योगी की भावना से अध्यापक को शिक्षा देनी चाहिए। शॉर्ट हो गया। इसी तरह से आपको जब भी कहीं संक्षेपण आए, आप पैराग्राफ को पहले 3-4 बार पढ़िए, फिर उसका जो केंद्रीय भाव है उसको निकाल कर शीर्षक लिखिए और 1/3 में आप उसको लिख डालिए। और सब बातें होनी चाहिए जो जब आप रीडिंग करें तो उसमें अंडरलाइन कर लीजिए मुख्य बातों को, और जो कठिन कठिन शब्द हैं, मुहावरे हैं, उनको छोड़ दीजिए और मुख्य भावों को क्रमानुसार संक्षिप्त शब्दों में शीर्षक के साथ 1/3 भाग में लिख दीजिए। इसे कहते हैं संक्षेपण। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको संक्षेपण समझ में आ गया होगा। मेरा वीडियो जरूर लंबा हो गया, पर संक्षेपण आपको समझ में आ गया होगा।
तो पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बच्चों के साथ शेयर करिए। गुड बाय।